हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज से हम शुरू करेंगे प्रतियोगिता दर्पण। अभी जो फरवरी मंथ का आया है लास्ट, उसके बारे में बात करेंगे। मंथली जो करंट अफेयर आता है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू, और जानेंगे कि लास्ट मंथ फरवरी में क्या क्या हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। शुरुआत करते हैं हिंदी में राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम सहित 5 राज्यों में अक्टूबर-नवंबर 2023 में विभिन्न चरणों में संपन्न विधानसभाई चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई। कैसे? नए चुनाव के पश्चात भारी बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस व मिजोरम में स्थानीय दल की सरकार बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए परीक्षण के तौर पर माने जा रहे हैं इन चुनावों में उत्तर के 3 चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा है, जबकि भाजपा ने मजबूती दिखाते हुए राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से विस्थापित कर सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की तथा मध्य प्रदेश में पहले से ही अधिक मजबूती के साथ सत्ता पर कब्जा बरकरार कर रखा। मध्य प्रदेश में पहले से भी भाजपा की ही सरकार थी। दोस्तों, ये जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्वेश्चन आंसर मेंस के पेपर में लिखने आएगा ना, तो आपको स्टेप से लिखना ही पड़ेगा, इसलिए हमें पूरा पढ़ने की जरूरत है। आइए देखते हैं क्या कहने चाह रहे हैं इसमें। देश में 12 राज्य अब पूर्णतः भाजपा शासित हो गए हैं। 12 स्टेट हो गए हमारे जो सिर्फ भाजपा के हैं। पूर्णतः कांग्रेस शामिल शासित राज्यों में सिर्फ 3 की संख्या है। संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय वैध, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। ठीक है। तेलंगाना में समक्का सरकार केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित। गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है, गुजरात का गरबा। ठीक है। और तेलंगाना में समक्का सरकार केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित द्वारा। ठीक है। विश्व में मलेरिया के मामले में वृद्धि जबकि भारत में गिरावट। भारत में मलेरिया के मामले कम पाए जा रहे हैं और बल्कि विश्व में मलेरिया के मामले ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है। विश्व में मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये रिपोर्ट आई है कि भारत में मलेरिया की गिरावट हो रही है। ये हमारे लिए अच्छी खुशखबरी है। स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संघायक नौसेना में शामिल है। मालदीव से वापस प्राप्त किया गया युद्धपोत INS तार मुगली नाम से भारतीय नौसेना में शामिल। मालदीव से जो हमारे सेना वापस आई है ना, उनको तार मुगली नाम से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का जलवातावरण व 2 अन्य युद्धपोतों की कील लड़ू। उच्च गति वाले स्वदेश विकसित मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण हुआ है। सतह से सतह पर मार करने वाले अग्नि 1 मिसाइल का एक और प्रशिक्षण प्रक्षेपण हुआ है। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय की नई परियोजना है। DRDO ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा के तट पर मार्च 2024 तक मिसाइल परीक्षण डाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित है। संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के पश्चात विपक्ष का हंगामा, 146 सांसदों का निलंबन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
राजस्थान में देखते हैं क्या हुआ। राजस्थान में विगत 30 वर्षों से चला आ रहा हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज इस बार भी कायम रहा। रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित 7 गारंटियों भी मतदाताओं को लुभा नहीं पा सकी। विधानसभा की 200 सीटों में से 199 के लिए मतदान 23 नवंबर 2023 को संपन्न हुए थे, जिसमें से 75.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में किया। श्री गंगानगर में एक सीट पर एक प्रत्याशी के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस की गारंटियों पर भारी पड़ी मोदी के मैजिक। कांग्रेस ने जितने भी वादे किए थे उसके ऊपर मोदी जी की जो छाप है वो ज्यादा अच्छी पड़ी। उन्होंने 115 सीटों से विजय हासिल करी और पिछले चुनाव की तुलना में 42 सीटों से ज्यादा लाभ मिला उन्हें। ठीक है, कांग्रेस की सीटों की संख्या 100 से घटकर 69 ही इस चुनाव में रह गई। बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी ने 184 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए थे, जिसमें से 2 ही विजय रहे। प्रदेश विधानसभा हेतु 20 महिलाएं इस चुनाव में निर्वाचित हुई हैं, जबकि पिछले 2018 के चुनाव में 24 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। समाजवादी विधानसभा पार्टी राजस्थान विधानसभा पार्टी में दलगत स्थिति क्या है देखते हैं। पार्टी का 2018 और 2023 में अंतर देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 73 सीटें थी और अभी इस साल 115 हो गई है। कांग्रेस की 100 थी, अब 69 हो गई है। राष्ट्रीय लोक दल की 2018 में 1 थी, अभी कुछ भी नहीं है। भारतीय आदिवासी पार्टी की 2 थी, अब 3 है। बहुजन समाज पार्टी की 6 थी, अब 2 है। अन्य की 5 थी, अब 2 है। निर्दलीय की 13 थी और अब 8 है। तो टोटल 200 थी और इस बार 199 है। एक तो क्योंकि जो वहां पे निर्वाचित थे वो मर गए, इसकी वजह से वहां का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं देख सकते हैं हम लोग। हीरालाल शास्त्री कांग्रेस के कब बने थे? 7 अप्रैल 1994 में से 6 जनवरी 1991 तक बने थे। उसके बाद CS वेंकटाचरी कांग्रेस के 6 जनवरी 1991 को बने थे और कब तक रहे थे वो? 26 अप्रैल 1991 को। इनका सबसे कम शासन काल था, लगभग सिर्फ 2 ही 3 महीने ही थे। मतलब जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल और मई, मार्च से अप्रैल तक के लिए थे। फिर जय नारायण व्यास कांग्रेस के 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1992 तक थे। फिर टीकाराम पालीवाल कांग्रेस के थे जो 3 मार्च 1992 से 1 नवंबर 1992 तक थे। जय नारायण व्यास कांग्रेस के 1 नवंबर 1992 से 13 नवंबर 1994 तक थे। जो कांग्रेस जो राजस्थान PCS की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर सकते हैं। फिर मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस के 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक। फिर 12 मार्च 1962 तक। फिर 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक। राष्ट्रपति शासन में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक यही थे। फिर मोहनलाल सुखड़िया फिर उस समय भी कांग्रेस में उस समय भी थे, वो 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक। मतलब सबसे लंबा काल अगर किसी का शायद होगा राजस्थान में तो वो मोहनलाल सुखड़िया का होगा। आगे भी देखते हैं और कोई अगर दिखेंगे तो, अभी तक तो यही दिख रहे हैं। बरकतुल्ला खान जो है वो कांग्रेस के थे, 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक। फिर हरदेव जोशी जी 11 अक्टूबर 1973 से 13 अप्रैल 1977 तक। फिर राष्ट्रपति शासन में भी यही थे, 30 अप्रैल 1977 से 22 जनवरी 1977 तक। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जनता पार्टी के 12 जनवरी 1977 से 17 फरवरी 1980 तक। फिर राष्ट्रपति शासन था 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। फिर जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस के 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1991 तक। फिर शिवचरण माथुर कांग्रेस के थे, वो 14 जुलाई 1981 से 13 फरवरी 1985 तक। हीरालाल देवपुरा कांग्रेस के 13 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। फिर हरिदेव जोशी फिर से वापस बने थे, एक बार पहले भी बने थे वो, उनका फिर से शासनकाल आया था कब? 23 फरवरी से 10 मार्च तक, बहुत कम समय के लिए। फिर हरिदेव जोशी जी 10 मार्च
1985 से 20 जनवरी 1988 तक। शिवचरण माथुर वापस बने हैं, पहले भी बन चुके हैं ये। इसमें यहाँ पे देखिए 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक। फिर हरदेव जोशी जी फिर बने 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। फिर भैरव सिंह शेखावत फिर से बने एक बार फिर से, वो 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 बीजेपी के थे ये। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत, अच्छा उस समय पहले जब बने थे वो जनता पार्टी से बने थे, अब जो बने थे वो बीजेपी से बने थे। फिर राष्ट्रपति शासन 15 नवंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। फिर भैरव सिंह शेखावत फिर से बने थे बीजेपी से 4 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक। मतलब भैरव सिंह का जो काल था ना, शासनकाल, वो शायद सबसे ज्यादा है। अशोक गहलोत कांग्रेस के, अशोक गहलोत 2 बार बने, इनका भी 10 साल तक था शासनकाल। 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक। फिर वसुंधरा राज बीजेपी की 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 तक। फिर अशोक गहलोत कांग्रेस के बने 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक। फिर वसुंधरा राज फिर से बनी बीजेपी से 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक। फिर अशोक गहलोत फिर बने 16 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक। फिर भजन लाल शर्मा बीजेपी के 15 दिसंबर 2023 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अभी शपथ ली है। तो अभी करंट में कौन है मुख्यमंत्री राजस्थान में? वो है भजन लाल शर्मा बीजेपी के। बीजेपी का शासन चल रहा है अभी वहां पे। ठीक है, विधानसभा में विभिन्न दलों की उपयुक्त स्थिति देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार का गठन वहां किया। पार्टी हाईकमान की पसंद पर इस बार पहली बार ही विधायक बने श्री भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता 12 दिसंबर को जयपुर में विधायक दल की बैठक में चुना गया। और ये उनके शपथ ग्रहण की फोटो है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय भजन लाल शर्मा। बहुत सारे जातिगत समीकरण और पहलुओं पर विचार करने के बाद ही वहां पे विधायक का चयन किया गया और भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया। और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्हें करवाई। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा की सभी 230 सीटों में के लिए मतदान 17 नवंबर को एक ही चरण में कराया गया था। सभी सीटों के लिए इस राज्य में मतदान का प्रतिशत 77.15% रहा, जो पिछले 2018 के चुनाव से 1.5% अधिक था। सभी 230 सीटों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को हुई। निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावी प्रशासन व मोदी लहर के चलते पहले से ही अधिक शक्ति के साथ भाजपा ने सत्ता में वापसी इस राज्य में की। राज्य में 15 वर्षों से सत्तारूढ़ रही भाजपा को पिछले 2018 के चुनाव में अपदस्थ कर सरकार का गठन कांग्रेस ने 2018 में किया था, किंतु कुछ विधायकों के त्यागपत्र के पश्चात कमलनाथ के नेतृत्व वाले कांग्रेसी सरकार बहुमत कायम नहीं रख सका तथा 15 माह पश्चात मार्च 2020 में ही शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में भाजपा सरकार की वापसी हो गई राज्य में। भाजपा ने अब 163 सीट के साथ सत्ता में वापसी की है 2023 में चुनाव में। ठीक है, 2018 में कांग्रेस जीती थी वहां पे, पर कांग्रेस के जो नेता है ना, उन लोगों ने अपना त्याग पत्र दे दिया, इधर उधर मतलब चेंज हो गए, दूसरे पार्टी में चले गए। इसकी वजह से 15 महीने में ही वहां का जो कांग्रेस का नेता बल था ना, वहां पे बहुमत वो नहीं टिक पाया और 2020 में वहां पे शिवराज सिंह चौहान को वापस से भाजपा के साथ चुना गया। और इस साल 2023 में 163 सीटों से भाजपा ने वापस की है। 2010 के चुनाव में सिर्फ 109 सीटें भाजपा को प्राप्त हुई थी और कांग्रेस जिसने 114 सीटें जीती थी वो थोड़े ही समय के लिए सरकार का गठन कर पाई, सरकार को रख पाई। ठीक है, में किया था। इस बार 66 सीटों पर ही सीमित रह गई। पिछले बार 115 लाई थी, इस बार 66 सीटें लाई। इसके अतिरिक्त भारत आदिवासी पार्टी को भी एक सीट इस चुनाव में मिला।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर 181 उम्मीदवार बसपा ने इस चुनाव में खड़े किए थे। 37 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इन दोनों पार्टी के कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। समाजवादी पार्टी के 71 तथा आम आदमी पार्टी के 66 उम्मीदवार भी कोई सीट नहीं जीत सके। जनता दल मकपा और भाजपा, आजाद समाज पार्टी व ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम का पत्ता भी इस चुनाव में साफ रहा। विधानसभा हेतु निर्वाचित महिलाओं की संख्या पिछले 2018 के चुनाव में 21 थी, जो कि इस बार 27 हो गई। मध्य प्रदेश का विधानसभा की दलगत स्थिति देखते हैं। पार्टी की 2018 से कंपेयर करेंगे 2023 को। 2018 में बीजेपी की 109 थी, इस साल 163 है। कांग्रेस की 114 थी, इस बार 66 है। भारतीय आदिवासी पार्टी की पिछले बार 0 थी, इस बार 1 है। बहुजन समाज पार्टी की पिछले बार 2 थी, इस बार कुछ भी नहीं है। सपा की इस बार 1 है, पिछले बार 0 थी। निर्दलीय की पिछले बार 4 थी, इस बार 0 है। तो कुल 230 सीट के लिए इस बार चुनाव हुआ था। आगे देखते हैं क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। मार्च 2020 में कांग्रेस के श्री ज्योतिरादित्य ने भाजपा में शामिल हो जाने के पश्चात अनेक कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। जब भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए थे, उसके बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने 2020 में इस्तीफा दे दिया था, जिसे श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अल्पमत हो रही थी। मतलब उस समय फिर उसकी वजह से कमलनाथ की जो सरकार थी ना, वो कमजोर पड़ रही थी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार का फिर से मार्च 2020 में गठन हुआ था और शिवराज सिंह चौहान 2005-2018 तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के कौन कौन से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो रविशंकर शुक्ल कांग्रेस के रहे हैं 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। फिर भगवंत राव मंडोलई कांग्रेस के 9 जनवरी 1977 से 57 से 31 जनवरी 1957 तक। फिर कैलाश नाथ काटूच कांग्रेस के 31 जनवरी 1957 से 15 अप्रैल 1957 तक। फिर 15 अप्रैल से ही फिर 12 मार्च 1962 तक। फिर भगवंत राव मंडोलई कांग्रेस के 12 मार्च 1962 से 30 सितंबर 1963। मतलब कुल मिला के कांग्रेस की सरकार 1967 तक रही है। फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र हुए थे 30 सितंबर 1963 से 9 मार्च 1967 तक। फिर 30 जुलाई तक फिर से वो बने रहे। फिर गोविंद नारायण सिंह एसवीडी से 1967 30 जुलाई से 13 मार्च 1969 तक रहे। फिर नरेश चंद्र सिंह एसवीडी से 13 मार्च 1969 से वो 26 मार्च 1969 तक रहे। फिर श्याम चरण शुक्ल कांग्रेस का फिर से वहां पे शासन शुरू हुआ था। वहां पे कांग्रेस जीतना शुरू हुई थी कब? 26 मार्च 1969 से 29 जनवरी 1972 तक। उसके बाद फिर प्रकाश चंद्र सेठी कांग्रेस के 26 जनवरी 1972 से 23 मार्च 1972 तक। फिर 23 मार्च 1972 से 23 दिसंबर 1975 तक। फिर से श्याम चरण शुक्ल कांग्रेस के फिर से बने 1975 से 1977 तक। ये सब आपको लिखना पड़ेगा और आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई मध्य प्रदेश का पेपर दे रहा है मध्य प्रदेश के लिए, तो उनको वहां के चुनाव के बारे में और कौन कौन मुख्यमंत्री कितने कितने शासन काल तक कितने टाइम तक रहे हैं वो देखना जरूरी है। एक नजर हम शिवराज सिंह चौहान के शासन काल पे भी देख लेते हैं कि वो कब से कब तक रहे हैं। 29 दिसंबर 2005 से 12 दिसंबर 2008 तक। फिर 2008 से फिर 2013 तक। फिर 13 से 18 तक। उसके बाद कांग्रेस के नेता आए थे 23 मार्च तक। फिर शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च से 13 दिसंबर तक 2023 तक रहे और इस बार फिर भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है मध्य प्रदेश में। और इस बार किसको बीजेपी ने मंत्री बनाया है? मोहन यादव जी को। मोहन यादव जी ने शपथ ग्रहण किया है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद श्रीनगर में समाप्त हुई थी 30 जनवरी को। जो कांग्रेस ने शुरू किया था राहुल गांधी के नेतृत्व कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 1 महीने तक लुका छुपी के बाद खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा जिले में गिरफ्तार किया था 23 अप्रैल को। चीन को पीछे छोड़ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना 24 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर के अंत तक 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। 19 मई को घोषणा की थी। पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हुआ। ओडिशा के बालशोर जिले में 3 ट्रेनों की भीषण दुर्घटना में 290 से अधिक लोगों की मौत हुई और लगभग 1200 लोग घायल हुए। 2 जून को ये घटना हुई थी। आप सभी को याद होगा, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी ये, जब 2-3 ट्रेन टकराए थे और उड़ीसा के पास इतना मतलब बहुत ही दुखद घटना था। उस समय न्यूज में बहुत आया था, हम देखे भी थे। हमने भी हमारी तरफ से जो मदद हो सकी हमने सबने की है, पूरे भारत ने की थी मदद। तो पढ़ के और दुख याद आ गया, वो उस समय के जो सीन थे वो सब याद आ गए। फिर शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी से अलग होकर अजित पवार ने महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार का समर्थन करके उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया 2 जुलाई को। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के मुकाबले के लिए 26 पार्टियों के समूह ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया 18 जुलाई को। ये 2023 का पूरा शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आप सभी को, एक लाइन का मतलब 1 लाइनर समझ लीजिए आप। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखने की जरूरत है। मणिपुर हिंसा के बीच पुरुषों को समूह द्वारा 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ खुलेआम यौन उत्पीड़न करने का एक वीडियो वायरल होने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया 20 जुलाई को। आगे देखते हैं। सूरत की अदालत द्वारा मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद जनवरी से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित राहुल गांधी को दोष सिद्ध पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी 7 अगस्त को। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान 3 ने स्मूथ लैंडिंग की थी। कब? 23 अगस्त को। हमारे इतिहास में मतलब बहुत ही अच्छा दिन हुआ, इतिहास में ये दिन लिख लिया गया है सुनहरे अक्षरों से कि चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। किधर? दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार। इसरो ने देश का पहला और अवलोकन मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। कब? 2 सितंबर को। वसुदेव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम के तहत नई दिल्ली ने G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया। कब? 9 सितंबर को। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाले ऐतिहासिक विधेयक संसद में पारित कब किया गया? 21 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करते हुए इसे संसद पर छोड़ा 17 अक्टूबर को। आगे देखते हैं। 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद उत्तराखंड में एक ध्वस्त सुरंग से 41 निर्माण श्रमिकों को बचाया गया। कब? 28 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया। कब? 11 दिसंबर को। 2001 के संसद पर हुए आतंकी हमलों की 22वीं बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में जबरदस्त चूक। 2 लोगों ने दर्शक दीर्घा से कूद लोकसभा कक्ष में नारे लगाते हुए पीला धुआं फैला दिया। 13 दिसंबर को। कई नामी गिरानी महिलाएं पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप हुए लंबे सिलसिले और कई प्रमुख पहलवानों के कई विरोध के चलते केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हाल में निर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ की समिति को निलंबित कर दिया 24 दिसंबर को।
विधानसभा युक्त परिणाम मार्च को में मेघालय में एनपी बहुमत से दूर भाजपा और अन्य दलों के समर्थन से दूसरी बार सरकार बनाई। नागालैंड में एनडीपी बीजेपी गठबंधन ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। त्रिपुरा में बीजेपी आरपीएफटी गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी। मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। दिसंबर में बीजेपी ने हिंदी पट्टी के राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत हासिल की। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। मिजोरम में जेडीएम सत्ता में आई। खेल के जगत में देखते हैं क्या हमारा करंट अफेयर्स में है। एशियाई खेल में हांगझो ने एशियाई खेलों में भारतीय दल 107 पदक, 28 गोल्ड मेडल, 38 रजत और 41 कांस्य के रिकॉर्ड के साथ वापस आए। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह पुरुषों के भाला फाइनल में 88.70 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। कितनी मीटर? 88.17 मीटर, और ये विश्व के सबसे पहले एथलेटिक चैंपियन बने हैं। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल लाया और भारत के तो पहले ही है। बैडमिंटन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। एशियाई पैरा खेल में भारतीय दल ने एशियाई पैरा खेलों का 111 पदक, 19 स्वर्ण, 31 रजत और 31 कांस्य के साथ समाप्त किया। क्रिकेट में भारत ने आईसीसी U19 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण जीता। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50 वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। भारत ने विश्व कप की मेजबानी की और ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने तक टूर्नामेंट में अजेय रहे। आईपीएल एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने मौजूदा चैंपियनशिप गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वां आईपीएल खिताब जीता। जो नहीं रहे, जिनकी मौत हुई है, वो देख लेते हैं। प्रमुख समाजवादी नेता और राजनीतिक दिग्गज शरद पवार 12 जनवरी को, मशहूर बॉलीवुड नेता और निर्देशक सतीश कौशिक 9 मार्च को, उद्योग जगत के दिग्गज केशव महिंद्रा 12 अप्रैल को, पंजाब के 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 25 अप्रैल को, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा 17 मई को, मशहूर थिएटर अभिनेता और निर्देशक आमिर रजा हुसैन 3 जून को, वरिष्ठ कार्टूनिस्ट अजीत नीनान 8 सितंबर को, भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन 28 सितंबर को, महान स्पिनर और पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी 23 अक्टूबर को, आतिथ्य उद्योग आइकन PRS ओबरॉय 14 नवंबर को, सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय 14 नवंबर को। आइए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का। अमित शाह सहित भाजपा शासित कई राज्यों में मुख्यमंत्री व अन्य वरिष्ठ नेताओं शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। कब ये कहाँ का बता रहे हैं? एमपी का बता रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ का देखना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हुआ था ना चुनाव। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय छठी विधानसभा की इन सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में 7 व 17 नवंबर को क्रमशः 20 व 70 सीटों के लिए कराया गया था। मतदान का कुल प्रतिशत 76.71% इस चुनाव में रहा, जो पिछले 2018 के चुनाव से 0.6% कम था। सभी 90 सीटों के लिए मतगणना 3 दिसंबर 2023 को कराई गई। पिछले 2018 के चुनाव के केवल 15 सीटों जीतकर 5 वर्ष तक सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष चुनाव में 56 सीट जीतकर एक बार पुनः सत्ता में वापसी की, जबकि पिछले चुनाव में 68 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 35 सीटों ही इस चुनाव में मिली। एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में इस बार गई। छत्तीसगढ़ में ऋण माफी व मुफ्त शिक्षा आदि के वायदों के बाद भी विकास की मूल
जरूरत की उपेक्षाओं से घिरी कांग्रेस सरकार मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाई और निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार के 3 मंत्रियों को छोड़कर उप मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्रियों को पराजय का सामना इस चुनाव में करना पड़ा। विधानसभा हेतु निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या इस बार 19 रही, जो पिछले वर्ष सिर्फ 13 थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस के 1 नवंबर 2000 से 2003 तक रहे थे। रमन सिंह बीजेपी के 7 दिसंबर 2003 से 2018 तक रहे थे, 3 कार्यकाल तक रहे थे। भूपेश बघेल कांग्रेस के 17 दिसंबर 2018 से 17 दिसंबर 2018 से 13 दिसंबर 2023 तक रहे। इस बार के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय बीजेपी के 13 दिसंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। आइए देखते हैं विधानसभा की 2018 और 2023 की जो भी सीटों की मतगणना और जो भी हम जीते और जो भी रहा। भारतीय जनता पार्टी 15 थी 2018 में, इस बार 54 सीटें ली है। कांग्रेस पिछले बार 68 थी, इस बार 35 है। गोंडवाना पिछले बार नील थी, इस बार 1 है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 5 है थी, इस बार नील है। बसपा 2 थी, इस बार नील है। ये शपथ ग्रहण करते हुए हमारे नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आगे देखते हैं। विधानसभा में दलों की इस स्थिति के चलते भारतीय जनता पार्टी ने ही नई सरकार का गठन वहां 13 दिसंबर को किया। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षण की उपस्थिति में 59 वर्षीय आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से 13 दिसंबर को रायपुर में चुना गया था। राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंद्र ने रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में एक समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। 4 बार सांसद, 1 बार केंद्र में मंत्री तथा 3 बार विधायक व 2 बार प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रह चुके विष्णुदेव साय राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। राज्य के जशपुर जिले में कुनकुरी सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित साय अजीत जोगी, रमन सिंह व भूपेश बघेल के बाद इस राज्य के चौथे मुख्यमंत्री हैं। राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री वो स्वयं को आदिवासी मुख्यमंत्री का होने का दावा करते थे, पर लास्ट टाइम 4 वर्ष पहले भूपेश बघेल की सरकार ने उसे रद्द कर दिया था। इस जगह से देखें अगर तो जो विष्णुदेव साय हैं वो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। अब बारी है तेलंगाना की। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 30 नवंबर 2023 को कराया गया था। राज्य में मतदान का प्रतिशत 71.34% था, जो पिछले वर्ष के चुनाव से 2.4% कम रहा। राज्य में सत्ता विरोधी लहर के चलते पिछले 2 कार्यकालों में सत्ता में रही भारत राष्ट्र समिति BRS, पूर्व नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति की भारी पराजय का सामना हुआ इस चुनाव में करना पड़ा था। कांग्रेस ने 64 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके नई सरकार का गठन किया, वहां 7 दिसंबर 2023 को किया गया। निवर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS तत्कालीन नाम TRS ने 88 सीटों पर विजय पिछले 2018 के चुनाव में प्राप्त की थी, किंतु इस बार उनको सिर्फ 39 सीटें ही मिली। स्वयं KCR, जिन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी से पराजित हुए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 19 थी, इस बार 64 रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी जनसेना पार्टी के 8 उम्मीदवारों सहित सभी 119 सीटों पर उम्मीदवारी खड़ी किए थे, किंतु 8 सीटों पर ही विजय प्राप्त किया था। तेलंगाना के विधानसभा में दलगत स्थिति देखते हैं। कांग्रेस की 19 थी 2018 में, इस बार 64 है। भारतीय राष्ट्र समिति BRS की 88 थी, इस बार 39 है। भाजपा की पिछले बार 1 थी, इस बार 8 है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो थी वो 7 थी, मुस्लिम वालों की, इस बार भी 7 ही है। अन्य पार्टियों की 3 थी, इस बार 1 है। निर्दलीय की 1 थी पिछली बार, इस बार 0 है।
तो विधानसभा में दलों की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने ही सरकार का गठन वहां किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 54 वर्षीय रेवत रेड्डी की मुख्यमंत्री पद पर 7 दिसंबर को हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन के ग्रहण कराई। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुए तेलंगाना के वह दूसरे मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र श्री रेवत रेड्डी ने 6 दिसंबर को दिया और 11 अन्य विधायकों ने भी उनके साथ ही शपथ ग्रहण किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सदस्य दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, अन्य वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी आदि भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवत रेड्डी का शपथ ग्रहण लेते हुए फोटो है। आगे देखते हैं मिजोरम का। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी 40 सीटों से मतदान पर एक ही चरण में 7 नवंबर को उत्तर भारत में 4 अन्य राज्यों की तरह वहां पे भी मतगणना 3 दिसंबर को ही कराया गया था, किंतु रविवार को मिजी लोगों के लिए पूजा का दिन होता है, कारण लोगों ने वहां मांग करी थी 4 दिसंबर को चुनाव करने की। राज्य में संपन्न ताजा चुनाव में विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटों ही इस बार प्राप्त हुए तथा पिछले बार चुनाव में 8 सीटों पर विजय रही। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी पूर्व वर्षों में कांग्रेसी सांसद रहे लालू दोमा के नेतृत्व वाले स्थानीय पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट जोरम पीपल मूवमेंट ने 27 सीटों पर विजय दर्ज करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। 2018 से पूर्व 10 वर्षों तक सत्ता पर रही कांग्रेस को पिछले 2018 के चुनाव में सिर्फ 5 सीट प्राप्त हुई। इस बार ताजा चुनाव में केवल एक ही सीट कांग्रेस को मिली, जबकि 2 सीटें बीजेपी को मिली। देखते हैं चुनाव का 2018 और 2023 का हाल। जोरम पीपुल मूवमेंट में क्या था, 8 थी पिछले बार, इस बार 27 है, इस बार ये जीती है। मिजो नेशनल फ्रंट में पिछले बार 26 थी, इस बार 10 है। बीजेपी की पिछली बार 1 थी, इस बार 2 है। कांग्रेस की पिछली बार 5 थी, इस बार 1 है। ये वहां के मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए चुनाव के इन परिणामों के चलते मिजो नेशनल फ्रंट ने जोरमंथा जो 2018 से मुख्यमंत्री थे इस पद से त्यागपत्र 4 दिसंबर को दिया और जेडीएम के नेता लाल बदोहाम, जिन्हें 5 दिसंबर को पार्टी विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया, वो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ राज्यपाल हरिबाबू ने 8 दिसंबर को राजधानी आइजॉल से दिलाई। मिजोरम को वित्तीय संकट से बाहर निकालने की अपनी सरकार की पहली प्राथमिकता उन्होंने बताया। केंद्र के के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने तथा अगले 100 दिनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताएं निर्धारित करने की बात उन्होंने कही। साथ ही किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होने की बात भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने कही। मिजोरम के निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व वाले मिजो नेशनल फ्रंट 3 बार 1998, 2003 व 2018 में चुनाव जीतकर सत्ता में रही थी। ताजा 2023 के चुनाव में केवल 10 सीटें जीतने वाली मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष स्वयं आइजॉल पूर्व सीटों से चुनाव में पराजित हुए। चुनाव में करारी हार के पश्चात पार्टी अध्यक्ष ने त्यागपत्र 5 दिसंबर को दिया। वह 33 वर्षों से 1990 से इस क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे। देश में 12 राज्य पूर्णतः भाजपा शासित हो गए हैं और कांग्रेस के 3 राज्य हैं। 5 राज्यों में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने शासन ले लिया है। अब 12 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः बीजेपी के हैं, जो जिनमें से कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। और कांग्रेस में कौन कौन से हैं, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। पूर्णतः आप शासित राज्य है पंजाब व केंद्र शासित दिल्ली। राज्य जहां सहयोगी पार्टी के साथ भाजपा है, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। राज्य जहां के कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा,
हिस्सा है। वहां पे बिहार, झारखंड, तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ डीएमके के साथ गठबंधन में है, किंतु सरकार में शामिल नहीं है। उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 6 पार्टियों को ही प्राप्त है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और मकपा व आप शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। आइए जानते हैं कि 370 क्या था। जम्मू कश्मीर के भारत के औपचारिक विलय के बावजूद इस राज्य को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। इस राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था, जो कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के चलते भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में रक्षा, विदेश मामलों व संचार के विषयों में कानून बनाने का अधिकार तो था, किंतु अन्य किसी मामलों में कानून लागू कराने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती थी। इस अनुच्छेद की वजह से संविधान की धारा 356 भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती थी। तब इसी से संबंधित एक अन्य अनुच्छेद 35A के तहत 14 मई 1954 से पहले से कश्मीर में बसे लोगों को वहां का स्थायी निवासी माना जाता था। दूसरे अन्य किसी भारतीय को राज्य में जमीन लेने का अधिकार भी नहीं था तथा वहां सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का अधिकार भी नहीं था। 2019 अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा कब की गई? 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जब जम्मू कश्मीर को उसके जो विशेष अधिकार थे 370 के तहत। इस घटना से सरकार ने 5 और 6 अगस्त को राज्य व लोकसभा में सभा में पारित किया कि 370 को रद्द किया जा रहा है। साथ ही में 35A को स्वतः ही अमान्य कर देंगे और कश्मीर में पुनर्गठन किया गया 5 और 6 अगस्त को। इसमें भूमि, रोजगार व कारोबार के मामलों में वहां के लोगों के विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए। आर्टिकल 317 समाप्त करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका खारिज कर दी गई। हटाए जाने के विरुद्ध में दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को खारिज कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय 2019 में फैसला दिया था वो वैध है। आर्टिकल 377 जो है वो निरस्त करने के सरकार के फैसले के विरुद्ध 2019 के दायर में ऐसी 23 याचिकाओं पर 16 दिन सुनवाई हुई और उसके पश्चात 5 सितंबर 2023 को इस पर अपना फैसला पीठ ने सुरक्षित रख लिया था, जो 11 दिसंबर 2023 को सुनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ये कुछ है। अब आगे हम नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 है। पूरा कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि ये 190 पेज का प्रतियोगिता दर्पण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।